आज का टॉपिक है सेल का मानक विद्युत वाहक बल। देखिए हम लिख रहे हैं सेल का मानक विद्युत वाहक बल हो गया है। इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। यही टॉपिक है। हम लोग विद्युत वाहक सेल का विद्युत वाहक बल अगले एपिसोड में पढ़े हुए हैं। इसमें केवल नया चीज मानक शब्द आया हुआ है जिसको हमको समझाना है और डिफिनीशन लिखना है इसका। देखिए अब डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। लिख रहे हैं कि जब विद्युत रासायनिक सेल में, हमने लिखा है जब विद्युत रासायनिक सेल में प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों, हमने लिखा है जब विद्युत रासायनिक सेल में प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों इकाई सांद्रण में रहते हैं तो सेल के विद्युत वाहक बल को सेल का मानक विद्युत वाहक बल कहते हैं। हमने लिखा है डिफिनीशन, जब विद्युत रासायनिक सेल में प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों इकाई सांद्रण में रहते हैं तो सेल के विद्युत वाहक बल को सेल का मानक विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए फिर आगे लिख रहे हैं इसे ई सेल, यहाँ नॉट लिख देंगे तो मानक शब्द आ जाएगा। तो इसको ई नॉट सेल या ई एम एफ नॉट या ई एम एफ नॉट, तीन डिजाइन से लिखते हैं। उसमें भी लिखे थे, इसमें केवल नॉट बड़ा हुआ है। से सूचित किया जाता है। देखिए यही डिफिनीशन है सेल के मानक विद्युत वाहक बल का। देखिए पुनः रिपीट कर देते हैं। अगर कोई भी सेल विद्युत रासायनिक सेल है उसमें जो अभिक्रिया करने वाले प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों इकाई सांद्रण में अगर रहते हैं, इकाई सांद्रण का मतलब उसका सांद्रण 1 m अर्थात 1 मोल प्रति लीटर हो, तो उस सेल के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी को क्या कहा जाएगा? मानक विद्युत वाहक बल कहा जाएगा। इसे ई नॉट सेल या EMF नॉट या EMF नॉट से सूचित किया जाता है। देखिए अब फार्मूला क्या होता है उसका, आप लोग अगले जो वीडियो बना हुआ है उसमें जो है देखे होंगे, वही है। इसमें नॉट केवल चेंज करने जा रहे हैं। देखिए
यहाँ पर ई सेल, यहाँ हिंदी में भी सेल लिख सकते हैं, नॉट लगा दिया तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल हो गया। और ये नॉट नहीं रहेगा तो सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाएगा केवल। तो यहाँ पर नॉट लगा दिया हमने। अब यहाँ पर ई लिख करके, नॉट लिख करके हिंदी में कैथोड लिख दिया ऐसे, अर्थात कैथोड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, नॉट नहीं रहेगा तब। अगर नॉट लगा दीजिएगा तो एक कह रहा है कि कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको कहा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ई नॉट लेकर के एनोड लिख दिया। यह जो है इंडिकेट कर रहा है एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आगे हम बताए हैं इलेक्ट्रोड जो है आपको बाईं ओर रहता है, तो यहाँ पर ई नॉट लिख करके बाईं ओर लिख दीजिएगा। तो ये बता रहा है कि वह मानक इलेक्ट्रोड विभव ये जो बाईं ओर इलेक्ट्रोड रहता है उसका है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ई नॉट लिख करके दाईं शब्द हमने लिख दिया है, अर्थात दाईं ओर इलेक्ट्रोड जो है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। अब नीचे एक और लिखे होंगे उस दिन, ई नॉट क्या लिख देते हैं, अवकरण। उस अवकरण का, उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव जिस पर अवकरण होता है। अब देखिए यहाँ पर ई नॉट लिख करके हमने ऑक्सीकरण लिख दिया है ना, तो वह इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसका वैल्यू है। तो जो पहले पढ़े हुए थे वही फार्मूला है, इसमें केवल नॉट लगाया गया है। यह नॉट इंडिकेट कर रहा है कि जो विद्युत वाहक बल जो है यहाँ उत्पन्न हुआ है वह जो है टेम्परेचर उसके अंदर जो है 298 केल्विन है, और विलयन का सांद्रण जो है 1 मोल प्रति लीटर है, जिसको इकाई सांद्रण यहाँ पर लिख दिया गया है। अब जो है अगला टॉपिक जो है लिखने जा रहे हैं। देखिए अगले टॉपिक का क्या है हेडिंग, यहाँ पर लिख रहे हैं हेडिंग के रूप में विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, यही दूसरा हेडिंग है। उसको अंग्रेजी में लिखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन, हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने हिंदी में लिखा है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, उसका इंग्लिश है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसमें हम दो टेबल बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से चालू कर रहे हैं ऐसे, इसमें लिख देते हैं विद्युत वाहक बल, जिसको ईएमएफ पढ़ते हैं आप लोग। इसमें हम लिख देते हैं विभवांतर, ठीक। इन दोनों में हमको अंतर बताना है, यही हेडिंग है इसका।
पॉइंट नंबर 1 क्या है विद्युत वाहक बल में? यह लगातार विद्युत धारा, हमने लिखा है कि यह लगातार विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेवार है। जिम्मेदार भी है, लिख सकते हैं इसे, जिम्मेदार है। ठीक, अब इसमें पॉइंट नंबर 1 में लिख रहे हैं यह लगातार विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमने लिख दिया है कि यह लगातार विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। उसमें लिखा है यह लगातार विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, यह 2 नंबर में यहाँ लिख रहे हैं यह अधिकतम विभव है। हमने लिखा है कि यह अधिकतम विभव है जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। हमने लिखा है यह अधिकतम विभव है जब सेल से धारा प्रवाहित यह अधिकतम विभव है जब सेल से धारा, यहाँ रॉन्ग है इतना, जब सेल से धारा प्राप्त, हमने लिखा है यह अधिकतम विभव है जब सेल से जो सेल से प्राप्त हो सकता है। लिटरेचर ऐसे सही होगा, यह अधिकतम विभव है जो सेल से क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। हम पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं यह अधिकतम विभव से कम होता है। देखिए हमने उसमें लिख दिया है यह अधिकतम विभव है ना, जो सेल से क्या होता है, प्राप्त हो सकता है। उसमें लिखा है यह अधिकतम विभव से कम होता है जो सेल से प्राप्त हो सकता है। देखिए हमने लिख दिया है कि यह अधिकतम विभव से कम होता है जो सेल से प्राप्त हो सकता है। पॉइंट नंबर अब 3 की चर्चा होगी। 3 क्या कह रहा है, यह
यह इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है। देखिए हमने लिखा है यह इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है जब सेल से, हमने लिखा है यह इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो। हमने लिखा है यह इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 की चर्चा उसमें की जाएगी ना। हमने यहाँ लिखा यह इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है। हमने लिखा है यह इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो। देखिए ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, लिखने जा रहे हैं ना। यह विभव मापी द्वारा, हमने लिखा है कि यह विभव मापी द्वारा मापा जा सकता है। चाहे लिख सकते हैं इसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है, भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 4 नंबर इसमें लिख रहे हैं यह वोल्ट मीटर द्वारा मापा जा सकता है। देखिए उसमें लिखे हैं कि यह वोल्ट मीटर द्वारा मापा जा सकता है।